गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन संविधान का निर्माण इस चैप्टर का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पहले भाग में दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, इन दो बिंदुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, अब एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर जानकारी हासिल करने जा रहे, जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे एकेडमिक के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पॉइंट है। और वो पॉइंट है भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अध्ययन करेंगे और साथ ही हम इसमें भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्यों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और हमारी संविधान का जो दर्शन है, उद्देशिका या जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, उसका भी अध्ययन करेंगे और संस्थाओं के स्वरूप को भी हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझना और देखना बहुत ही आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां कुछ अलग थी। भारत के लोग गुलामी से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, क्योंकि आज़ादी देने के कगार से पहले ही संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो चुका था। उस दृष्टि से नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, ये शब्द प्रयोग है। हमने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे के भीषण परिणाम भी देखे थे। आपको पता है कि भारत को जब आज़ादी मिली तब भारत का धर्म के आधार पर एक भारत और दूसरा एक राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं और जिन्हें स्वतंत्र रहना है वे स्वतंत्र रह सकते थे। ऐसे समय में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन देसी रियायतों को किस प्रकार से भारत में शामिल किया जाए, उनका किस प्रकार से विलय किया जाए। और हम सब जानते ही हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे भारत के पहले, उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है और लगभग 550 से भी अधिक रियायतें भारत में शामिल की गई। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की भी चिंता थी। मतलब जब संविधान निर्माता संविधान निर्माण करने के लिए बैठे तो उन्होंने दोनों बातों पर ध्यान दिया। नंबर 1, वर्तमान स्थिति और भविष्य में भी उसको बरकरार रखे, इस प्रकार से प्रावधान होने चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार किए गए। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ ये था कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हर वर्ष दिसंबर महीने में होते थे और उसमें कई सारे ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाते थे, यानी कि वो प्रस्ताव अंग्रेज सरकार के लिए मांगे रखी जाती थी, जिसमें कई सारी बातें, सामान्य बातें, जैसे सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, भारतीय लोगों को केंद्रीय विधायिका में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, प्रांतीय विधानसभाओं का निर्माण करना चाहिए, उन्हें अधिक अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता समानता के अधिकार मिलने चाहिए, मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। कई सारे ऐसे मांगे थी और कुछ ऐसे बुनियादी तत्व थे। तो इन तत्वों पर उसी समय भारतीय नेताओं में और साथ साथ भारतीय जनता भी
ऐसे मूल्यों के आदर्शों के प्रति पूरी तरह से सजग थी, सहमत थी और इसीलिए एक आम सहमति बहुत सारे मुद्दों पर बनी थी और वही तत्व बाद में संविधान में भी लिए गए। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान भी लिखा था। 1931 के लाहौर अधिवेशन में 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन उस समय लाहौर में हुआ था और इस लाहौर के अधिवेशन में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था और भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियां वहां पर तय की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि मुख्य रूप से भारत का संविधान कैसे होगा, सभी लोगों को सार्वभौम मताधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार सभी नागरिकों को मिलना चाहिए और इतना ही नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की भी बात उस लाहौर के 1931 के अधिवेशन में की गई थी और वो प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। संविधान निर्माण करते समय औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने का अनुभव तथा प्रांतीय विधानसभाओं का प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। प्यारे बच्चों, जब भारत का संविधान बनाया गया तब औपनिवेशिक शासन काल में जितने भी राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे उनके द्वारा स्थापित केंद्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिकाएं, उससे जुड़ी हुई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी प्रशासनिक संस्थाएं, इन सबसे भारतीय लोग अच्छी तरह से रूबरू थे। उनके अच्छाइयाँ और खामियों के बारे में अच्छी तरह से वो समझ चुके थे। तो ये एक बात भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। साथ ही प्रांतीय विधानसभाएं जो 1937 में इसको शुरू किया गया था, कई 11 प्रांतीय विधानसभाओं में 9 कांग्रेस की सरकारें भी बनी थी और लेकिन इन प्रांतीय विधानसभाओं को कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं थे। इसके बावजूद भी प्रांतीय विधानसभाओं का अनुभव नेताओं के पास था और यही अनुभव बाद में संविधान निर्माण करते समय उन्हें काम आया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कई सारी राजनीतिक संस्थाएं, व्यवस्थाओं और कानूनों को जैसे के वैसा अपनाया है। जैसे 1935 का भारत सरकार का कानून, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे के वैसा पूरे भारतीय संविधान में लिया गया और आज भी उस कानून के कई सारे ऐसे प्रावधान या कानून हैं, आज भी शुरू है। प्यारे बच्चों, संविधान निर्माता ने राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को अपनाया, मतलब कि भारत में अंग्रेजों ने जो संसदीय शासन प्रणाली लागू की थी और उसके तहत भारतीय लोग भली भांति परिचित थे, ऐसे समय में भारतों पर या भारतीय लोगों पर कोई नई शासन व्यवस्था लादने से अच्छा है जिसे भारतीय लोग भली भांति परिचित है। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक कसौटी पर खरी उतरती है, वो जवाबदेही है, अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होती है और इसीलिए ऐसे औपनिवेशिक शासन काल के संस्थाओं को जैसे कि वैसे हमने अपनाया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उनका एक प्रशासनिक मजबूत जो चौखट अंग्रेजों ने बनाया था, आज भी वही है, केवल कुछ पदों के नाम उसमें बदल दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इससे भी भारतीय नेता काफ़ी प्रभावित थे। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, अभी जिसका मैंने जिक्र किया, अमेरिका के अधिकारों की सूची, खासतौर पे फंडामेंटल राइट्स, और रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई थी उसमें आर्थिक प्रभाव जो थे, खासतौर पे पंचायत राज व्यवस्था जो थी, ये रूस की समाजवादी क्रांति से नेहरू जी बहुत ही प्रभावित थे और इसीलिए भारतीय नेता इन सभी से प्रभावित थे। इसीलिए इनके संविधान से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई, लेकिन केवल उनकी नकल नहीं की गई बल्कि वही चीज़ें ली गई जो भारत के लिए अनुकूल हो, भारत के लिए उपयुक्त हो और भारतीय परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जो ठीक बैठते थे, उन्हीं चीज़ों को भारतीय संविधान में लिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में इसकी मदद हुई। अब हम देखते हैं, तो ये थी इसकी पार्श्वभूमि की किस प्रकार से भारतीय संविधान केवल संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाया, बल्कि जो हमने आज़ादी का आंदोलन लड़ा था
उसमें हमने जो सपने देखे थे, उसमें हमने जो भी मांगे रखी थी, उन सभी बातों को भी संविधान निर्माताओं ने ध्यान रखा। औपनिवेशिक शासनकाल की संस्थाओं को भी उन्होंने ध्यान रखा और विश्व की कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों को भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में भारत के अनुकूल उसको समावेश करने का प्रयास किया गया। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। अब देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस प्रकार से प्रतिनिधि थे। वैसे अगर संविधान सभा की अगर हम लोग व्याख्या करते हैं तो चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे हम लोग आमतौर पे संविधान सभा कहते हैं। सामान्यतः ये लोग चुने होते हैं और ये चुने हुए लोग जो होते हैं संविधान सभा को सोच समझ कर लिखने का काम करते हैं, उसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। भारत के संविधान सभा में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिनिधि थे। नंबर एक, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, अभी जिसका मैंने जिक्र किया था कि अंग्रेजी शासन काल में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय सरकारों की स्थापना की गई थी और उन प्रांतों के जो भी सदस्य थे, विधायक थे, उन्होंने उनके प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए सीधे तौर पर चुने हुए थे। ध्यान रहे, प्रत्यक्ष रूप से जनता से ये प्रतिनिधि नहीं गए थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के लिए ये प्रतिनिधि चुन के दिए थे। और दूसरी तरफ उस समय भारत में कई सारे रियायतें थी, तो उन रियायतों को भी, यानी कि शासकों के प्रतिनिधि भी उसमें नियुक्त किए गए थे। राजाओं ने अपनी ओर से वहाँ प्रतिनिधि भेजे थे और इस प्रकार से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, देखिए पहले इसमें निर्वाचित है और दूसरे इसमें नियुक्त है। दे आर द इलेक्टेड एंड दे आर द नॉमिनेटेड, इसमें फर्क है। मतलब राजाओं ने स्वयं अपने मर्जी से वो प्रतिनिधि भेजे थे। इन दोनों प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी भारत की संविधान सभा, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। आइए उन विशेषताओं पर हम लोग एक नज़र डालें। जुलाई 1946 को संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ, जैसे मैंने अभी बताया कि कौन कौन से प्रतिनिधि थे। इसके तत्काल बाद देश के विभाजन के कारण संविधान सभा का भी विभाजन हुआ और एक भारत की संविधान सभा तो दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा बनी, जिसमें खासतौर पे मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे वो पाकिस्तान संविधान सभा में चले गए और उनके क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। कहीं पर उल्लेख आपको लगभग 300 ऐसा आता है, लेकिन आपके किताब में एक्यूरेट 299 है, लेकिन कई किताबों में आपको लगभग 300 दिया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर चुने गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, लगभग 3 माह हम लोग कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। उस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के पूरा हुआ था। वह संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति दी थी, मान्यता दी थी। शब्दों पर ध्यान दीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकृति दी, मान्यता दी। केवल उसका इम्प्लीमेंट जो है, उसकी जो अमल बजावनी है या पूरे देश में लागू किया गया, वो तारीख है 26 नवंबर 1950। इसको अमल बजावनी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको इम्प्लीमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और
ये 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, लगभग 2 महीने क्यों रुक गए, इसका एक प्रमुख कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया था और अंग्रेज सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1930 तक भारत को आज़ादी नहीं देते हैं तो हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता के दिवस के रूप में पूरे देश में मनाएंगे। उस दिन से पूरे भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, परंतु 26 जनवरी को भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, संविधान तैयार होने के बाद 2 महीने के बाद। लगभग 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई, जो डिबेट हुआ, हर एक प्रस्ताव पर, हर एक धाराओं पर, हर एक अनुच्छेद पर 114 दिन गंभीर चर्चाएं हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां की गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया है और उसे संभाल कर भी रखा गया है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित भी किया है और संसद के जो लाइब्रेरी है उसमें भी आपको या आजकल कहीं पर भी मिल जाते हैं। संविधान की व्याख्या के लिए इन बहसों का भी आज भी उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, जब खास तौर पे विधायिका और कार्यपालिका मिलकर जब कोई कानून बनाती है और वो कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, ये देखने का काम जब न्यायपालिका करती है, तो कभी कभी संदर्भ के रूप में न्यायपालिका ये जो रिकॉर्ड है संविधान सभा की चर्चाओं का, डिबेट का, उन्हें भी उपयोग में लाती है, उन्हें भी एक प्रकार से कानूनी महत्व प्राप्त है। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा यानी कि अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण बातें होते हैं उन्हें अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। कई कई दौर में चर्चा हुई, मतलब कई कई दिनों तक एक एक बात पर, एक एक शब्द पर बहस हुई, तब जाके उसे संविधान में लिखा गया। लगभग 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ, अमेंडमेंट जो हुए 2000 से ज़्यादा। इसका मतलब ये साफ है कि भारतीय संविधान को बनाते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान में 3 महत्वपूर्ण तत्वों का समावेश किया है। इसको मैंने यहाँ विस्तृत रूप में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सपने और वायदे, वेरी सिंपल, इसका मैंने पहले ही जिक्र किया है। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में उन बुनियादी मूल्यों या तत्वों का समावेश किया गया है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय नेताओं ने, भारतीय लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए जो सपने देखे थे और नेताओं ने जनता को जो वायदे किए थे कि अगर भारत को आज़ादी मिलेगी तो हम सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार देंगे, राज्यों का निर्माण करेंगे, स्वतंत्रता समानता पर आधारित संविधान का निर्माण करेंगे, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति पर सबका अधिकार होगा। ऐसे कई सारे ऐसे सपने, ऐसे कई सारे वायदे थे जो भारतीय लोगों ने अपने आज़ादी के संग्राम में देखे थे। उन सभी तत्वों को संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में समाविष्ट किया है। इस प्रकार से यह एक भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य बन जाता है। दूसरा जो है संविधान का दर्शन जिसे होता है हमें, जिसे हम लोग उद्देशिका, प्रियम्बल या प्रस्तावना भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस भारतीय संविधान की ये जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, ये काफ़ी सारगर्भित है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें ये पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि हमारे भारतीय संविधान क्या चाहता है, क्या बनाना चाहता है, लोगों को क्या देना चाहता है।
इसका पूरा सार सीमित व सुंदर शब्दों में इस भारतीय संविधान के उद्देशिका में संविधान निर्माताओं ने किया है, जिसको मैं अभी थोड़ा संक्षिप्त में आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब पहले भाग में संविधान निर्माता ये कहते हैं कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रभुत्व संपूर्ण, यानी कि भारत एक ऐसा देश होगा जिस पर देश के अंदर किसी शक्ति का व देश के बाहरी किसी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होगा। भारत अपने निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगा, जिसको कहा जाता है प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, सोशलिज्म, समाजवादी का अर्थ होता है कि देश में जितने भी संसाधन होंगे उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होगा। संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, संसाधनों का उपयोग करने का सबको समान अवसर होगा और देश में जो आर्थिक विषमता है उस आर्थिक विषमता को कम करना, ये समाजवाद का लक्ष्य रखा गया। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का या धर्म निरपेक्ष कहा जाता है उसको सेकुलरिज्म। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, हमारे देश का शासन किसी भी धर्म के अनुसार नहीं चलेगा, भारत की सरकार किसी एक धर्म का समर्थन या दूसरे धर्म का विरोध नहीं करेगी, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे और भारत के सभी नागरिकों को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करना, उसकी पूजा अर्चना करना व शांति के मार्ग से प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्यारे बच्चों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ यही होता है कि जिस देश का जो शासन प्रमुख है, जैसे हमारे देश का शासन प्रमुख राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, इसका चुनाव जनता द्वारा होना चाहिए, न कि वंशानुगत जैसे राजतंत्र प्रणाली में होता था। और आज भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से ये भारत का स्वरूप होगा। अभी हमारे संविधान निर्माता या संविधान भारतीय नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, तो उसके आगे देखिए, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में जो भी उच्च नीचता की जो प्रथाएं थे उन्हें समाप्त करना, सबको समान रूप से प्रतिष्ठा देना और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना, ये सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय ये समाजवाद से ही जुड़ा हुआ है। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है मतलब अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को कम करना, सबको रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनका आर्थिक विकास करना और जो मौलिक चीज़ें हैं वो सभी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए उसे सक्षम करना, यह है आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय में मुख्य रूप से सभी लोगों को सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य पर आधारित ये सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दिया गया है। साथ ही सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, अपने पसंद से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ये राजनीतिक न्याय में आता है। इसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब भारतीय नागरिकों को संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया है। और ये स्वतंत्रता किस क्षेत्र में, तो विचार की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। अभिव्यक्ति, भाषण देने का अधिकार, अपने लेख लिखने का अधिकार। विश्वास, किसी भी धर्म पर आस्था रखने का अधिकार। उपासना, ईश्वर की पूजा अर्चा करने का अधिकार। इन सब की स्वतंत्रता भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। समता प्रतिष्ठा में मतलब सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे और सबको समान संधि या समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये जो शब्द है, ये देश की एकता के दृष्टि से और अखंडता के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, देश को अखंड रखने के लिए देश के लोगों में बंधुभाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, आपस में वो सहिष्णुता के साथ रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से उसमें बंधुता निर्माण करने का प्रयास करने के लिए संविधान ये बंधुता का अधिकार देता है। और अंत में जो इसका सार है कि 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा संविधान को अंगीकृत करती है, अधिनियमित करती है व आत्मार्पित करती है। प्यारे बच्चों, इसमें संविधान निर्माता भारतीय जनता के ओर से ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता जो है ये संविधान स्वीकृत कर रहा है, अंगीकृत कर रहा है। अधिनियमित मतलब जो भी संविधान में कानून दिए हैं वो हम पूरे देश पर लागू कर रहे हैं, उस कानून का हम लोग सम्मान करेंगे, उस कानून का हम लोग पालन करेंगे। अधिनियमित और आत्मार्पित मतलब ये पूरे देश के लिए लागू की जा रही है। इस प्रकार का एक भाव इस अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित शब्दों से आती है। और शुरू में देखिए, हम भारत के लोग, यानी कि ये संविधान जो बनाया है, ये संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, क्योंकि उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बनाया है। लेकिन संविधान में भाव लोगों का है, क्योंकि लोगों ने ही संविधान बनाने का जो सपना और देखा था, उस भाव को यहाँ बरकरार रखा। इसलिए इसकी शुरुआत भी हम भारत के लोग यहाँ से होता है और अंत में हम भारत के लोग ही इसे हम लोग अंगीकृत, अधिनियमित व इसको आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार का विचार रखा है। प्यारे बच्चों, भारत के मूल संविधान के प्रस्तावना में इसके 3 प्रमुख शब्द नहीं थे। एक जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। पहले यूनिटी शब्द था, इंटीग्रेशन शब्द नहीं था, तो अभी यूनिटी एंड इंटीग्रेशन दोनों शब्द आए। ये 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के इस प्रस्तावना में डाले हैं। अभी लास्ट इसका पॉइंट है संस्थाओं का स्वरूप। वेरी सिंपल, संविधान में संस्था, भारत के जितने भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के सारे नियम, कानून और उनके कर्तव्य, उनके लिमिटेशंस किस प्रकार के होंगे, भारत के शासन का स्वरूप कैसे होगा, इन सभी बातों का विस्तृत रूप में उल्लेख भारतीय संविधान में किया है। इसमें खास एक महत्वपूर्ण बात संविधान संशोधन। वैसे भारतीय क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ये देखा कि आज की परिस्थिति के अनुसार हमने जो कानून बनाए, हो सकता है भविष्य में वो कानून कोई लाभकारी सिद्ध ना हो, तब उन्हें उसमें परिवर्तन करने के अधिकार होने चाहिए, अवसर होने चाहिए। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में संविधान संशोधन रखा गया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 368 आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में प्रमुख 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, जिसे पहला जो है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। जो आमतौर पर हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद जो है, वो सामान्य कोई अगर कानून बनाती है तो साधारण बहुमत, लोकसभा व राज्यसभा के बहुमत से वो पारित कर सकती है। दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। और दूसरा जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। इसे विशेष बहुमत में क्या है, तो इसमें सादा पार्लियामेंट को ये अधिकार है, पार्लियामेंट कुछ कानून जो है उस कानून को बनाने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत मिलना आवश्यक होता है। जब तक उस कानून को संसद के कुल सदस्य के 2/3 सदस्यों का समर्थन नहीं मिलता है, तब तक वो कानून नहीं बन सकता है। इस प्रकार से इसको स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाता है। और तीसरा और एक है स्पेशल मेजॉरिटी। उस स्पेशल मेजॉरिटी में तीसरे में थोड़ा फर्क ये है,
अभी दूसरे इसमें हमने देखा था कि उसमें केवल संसद के लिए लागू होता है, लेकिन तीसरे में भारत के संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदलाव करने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता के साथ साथ भारत के आधे से अधिक राज्यों का भी बहुमत मिलना आवश्यक है। जैसे भारत का संविधान बदलना है, भारत के देश का नाम बदलना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण उसके तत्व है, या भारत को लोकतांत्रिक देश से अन्य कोई स्वरूप में चेंज करना है, ऐसे जो महत्वपूर्ण जो मौलिक बातें हैं, ऐसे बातों को विशेष जो बहुमत की आवश्यकता के प्रावधान किए हैं और बहुत ही सुंदर ये प्रावधान किए गए हैं। संस्थागत व्यवस्थाएं मतलब जो मैंने कहा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व अन्य जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनके क्या अधिकार होंगे, वो किस प्रकार से उन्हें काम करना है, किस प्रकार से जनता उन्हें चुनेगी, ठीक है, और किस प्रकार से वो जनता के प्रति जवाबदेही होंगे, उस स्पष्ट उल्लेख संविधान में इन संस्थाओं के बारे में किया है। और अंत में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान में, मूल संविधान में वैसे 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जैसे मैंने कहा 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जो वित्तीय अधिकार जो था मौलिक अधिकार, उस वित्तीय मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया और उसे केवल एक अधिकार का रूप उसे प्रदान किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में लगभग 6 मौलिक अधिकार है, जिसका आपने 8वीं कक्षा में अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो विशेषता है, एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान थोड़ा फ्लेक्सिबल है लेकिन थोड़ा रिजिड भी है। मतलब भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों को आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन कुछ तत्वों को आसानी से नहीं बदला जा सकता है। यह हमारी संविधान की विशेषता है। नीचे इसके आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, ये सिविक्स का तीसरा चैप्टर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ और नए एस्पेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।